नमस्कार दोस्तों, साइंस वार पर आपका स्वागत है। देखिए, बहुत दिन से कुछ बच्चों की और बहुत से लोगों की डिमांड आ रही थी कि हम जो सीरीज़ पहले पढ़ते थे, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम सोच नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, लेकिन कई बार इच्छा करती है कि हम जानें और हम नहीं जान पाते हैं। ऐसी टॉपिक्स की आपने डिमांड की थी कि हम दोबारा बनाना स्टार्ट करें। अगर आप हमारे पुराने वीडियोज़ देखेंगे तो हम ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ लेकर के आते थे। और कुछ दिन से बहुत से लोगों ने डिमांड किया कि सर आप दोबारा से एक बार ये सीरीज़ स्टार्ट करिए, जहाँ पे हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों को जो हमारे माइंड से मिस हो जाता है, उसको हम जान सकें। उसी में से आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये कि आखिर ये आतंकवादी और नक्सलवादी में अंतर क्या होता है। आतंकवादी देखिए तो बहुत से लोग जानते हैं कि एक धर्म के नाम पे एक हत्या का पूरा जनसंहार करने वाला तरीका ही आतंकवाद है। वो हम पढ़ेंगे बहुत डिटेल में आतंकवाद के बारे में। लेकिन उससे पहले जो बहुत ही कम लोगों को पता होता है कि आखिर नक्सलवाद क्या है। अगर पता होता है तो उसके पीछे का पूरा बैकग्राउंड कि आखिर इसका जन्म कहाँ से हुआ, आखिर नक्सलवाद की उत्पत्ति कहाँ से हुई, वो आप नहीं जान पाते हो। तो आज मैं इस वीडियो में आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। आपका बस एक काम है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आप ऐसी बातों को जानने में रुचि रखते हो। आप चाहते हो कि आप अपने इंडिया के बारे में, अपने वर्ल्ड के बारे में अच्छी अच्छी चीज़ों को जानिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए, हम बात करते हैं नक्सलवाद के बारे में। देखो, आपको पता है कि जब हमारा देश ब्रिटिश कानून के अंदर में था, ब्रिटिश मतलब जब अंग्रेज़ों के गुलाम थे हम 1947 से पहले, तो उस समय अंग्रेज़ों ने हर एक वर्ग के ऊपर, हर एक इंसान के ऊपर अपना जुल्म बहराया। पता होगा आपको। अच्छा, सबसे ज़्यादा जुल्म जो मेरी नज़र में किया गया, वो किसानों के ऊपर किया गया। वैसे तो अंग्रेज़ किसी के भी सगे नहीं थे, हर एक वर्ग को, हर एक इंसान को उन्होंने परेशान किया। लेकिन अदर जितने भी लोग थे, उनको कहीं न कहीं कुछ न कुछ फ़ायदा हुआ। चाहे व्यापारी था, व्यापारी को सामान का ट्रांसपोर्ट करने का मौका मिला। ट्रेन आई, ट्रेन से क्या हुआ कि उनका व्यापार और बढ़ गया। इसके साथ-साथ ज़मींदार, ज़मींदार और बड़े बनने लगे। हर इंसान का कुछ न कुछ फ़ायदा हो रहा था। लेकिन एक वर्ग ऐसा था जो पूरे तरीके से और डिस्टर्ब हो गया और मेंटली परेशान हो गया, वो था किसान। जो किसान था, उसके पास बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। क्योंकि किसान जब थे, आप जानते हो उस समय माहलवाड़ी, इसके अलावा रैयतदारी, ये सब चीज़ें थी। यहाँ पर अंग्रेज़ बहुत ज़्यादा उनसे अपना परसेंटेज ले लेते थे किसानों से। पता होगा आपको, किसान जो ज़मीन बोता था, जो जहाँ पे खेती करता था, फसल होने के बाद उसका बहुत बड़ा हिस्सा ज़मींदार लेते थे। ज़मींदार के साथ-साथ अंग्रेज़ भी उस पे लगान लगाते थे। इस तरह से पता नहीं कितने हिस्सों में एक किसान का फसल बँट जाता था और अंत में किसान के पास कुछ भी नहीं आता था। जो थोड़ा बहुत बचता भी था तो उसको कहीं न कहीं लगान लगा करके या ज़मींदार उसके कर्ज़ के ब्याज के रूप में बटोरते रहते थे। किसान परेशान हो गया था। किसान पूरे तरीके से दब चुका था, वो ग्रोथ कर ही नहीं पा रहा था। अगर आपको इसका बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल देखना हो तो मुंशी प्रेमचंद जी की गोदान उपन्यास, उसको आप पढ़ के देखिए, उसकी कहानी देखिए। आप जान पाएँगे कि आखिर किसान की स्थिति थी क्या। इसी समय पर एक जमींदार थे और उन जमींदार का बेटा चारू मजूमदार। अब चारू मजूमदार था तो जमींदार का बेटा। जमींदार का बेटा था तो ज़ाहिर-सी बात है कि ये भी किसानों पे जुल्म ढाता। लेकिन ये ऐसा नहीं था। ये किसानों के बारे में बेहतर सोचने का प्रयास करता था। ये सोचता था कैसे करके हम किसानों का भला कर सकें, कैसे भी करके हम किसानों के अच्छे के लिए काम कर सकें। और ये इस बात से हमेशा नाखुश रहता था कि किसानों के ऊपर जो ज़ोर-दबाव पड़ रहा है, वो होना चाहिए। ये हमेशा चाहता था कि किसानों को स्वतंत्र होकर काम करें, उनकी फसल सिर्फ़ उनकी हो, उनके अलावा किसी और की फसल ना होने पाए। लेकिन इसके लिए उस समय की ब्रिटिश सरकार, पुलिस, पुलिस के साथ-साथ जमींदार, जिसका वो खुद बेटा था, इन सब से उसको अकेले लड़ना पड़ रहा था। और इतने लोगों से अकेले लड़ पाना इतना आसान काम नहीं था। अब चारू मजूमदार की जो पहली बात, चारू मजूमदार का जो गाँव था वो था नक्सलवाड़ी। अब इस नक्सलवाड़ी गाँव से दिमाग में आपके कुछ-कुछ हुआ होगा, आप समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। लेकिन ये नक्सलवाद नाम कहाँ से आया? इसके गाँव से, नक्सलवाड़ी से आया। अब आपके मन में थोड़ा-सा इंटरेस्ट आया होगा। आप सस्पेंसिव हो गए होंगे कि आखिर ये चारू मजूमदार ऐसा कौन है जिसके नाम पे नक्सलवाड़ी गाँव पड़ गया और इतना बड़ा क्या बन चुका था ये काम? बस 5 मिनट के अंदर आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चारू मजूमदार की जो सोच थी, जो मानसिकता थी, वो मार्क्सवादी की तरह थी। अब ये मार्क्सवादी क्या होता है? देखिए, मार्क्सवादी के ऊपर तो हम अलग से पूरा वीडियो लेकर के आएँगे, आपको समझाएँगे मार्क्सवादी क्या है, क्यों होता है। लेकिन बहुत आसान शब्दों में अगर समझना हो कि आखिर मार्क्सवादी है क्या? तो मैं बहुत आसान शब्दों में आपको बताना चाहूँगा। मार्क्सवादी विचारधारा का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए आपकी सोच मार्क्सवादी है, तो आप ये सोचते हो कि कोई भी गरीब इंसान है, वो गरीब इसलिए है क्योंकि उसके हिस्से का धन किसी अमीर इंसान के पास में है।
या मार्क्सवादी ये सोचते हैं कि एक अमीर इंसान की जिम्मेदारी है कि वो अपना धन जाके गरीबों को बांट दे। मतलब मार्क्सवादी सोच का मतलब होता है कि एक गरीब इंसान के पीछे एक अमीर इंसान का जिम्मेदार होना संभव है। अगर वो इंसान अमीर ना होता तो वो इंसान गरीब भी ना होता। हमने कई सारे लोगों की संपत्ति बटोर कर अमीर बने हैं और बाकी सभी लोग क्या हो गए हैं, गरीब। तो मार्क्सवादी विचारधारा का था, उसको लगता था कि एक जमींदार बहुत सारे किसानों का धन लूटता है, जिससे कि किसान गरीब हो जाता है, वो बहुत परेशान हो जाता है। ये मानना था चारू मजूमदार का। अब चारू मजूमदार ने बहुत सारे आंदोलन करना स्टार्ट किए, जमींदारों के खिलाफ आंदोलन करना स्टार्ट किया, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन स्टार्ट करना उसने स्टार्ट किया। पता है आपको? अच्छा, दूसरी बात आपको पता होना चाहिए कि जब भारत देश आज़ाद हो रहा था, तो भारत देश के आज़ाद होने पे भारत के 2 हिस्से हुए थे, एक तो भारत बन गया था, एक पाकिस्तान बन गया था। उस समय पाकिस्तान के अंदर जो बंगाल वाला देश था, बांग्लादेश, वो वाला भी पाकिस्तान के अंदर में ही आता था, पता होगा आपको। अब चारू मजूमदार ये बांग्लादेश का पश्चिम बंगाल की साइड का रहने वाला था, बांग्लादेश का बॉर्डर लगता था। तो ये पश्चिम बंगाल में एक गाँव है नक्सलवाड़ी, वहाँ का रहने वाला था ये। अब मार्क्सवादी विचारधारा का था, इसको लगता था कि मुझे किसी तरह अमीरों से धन छीन के गरीबों को देना पड़ेगा, तभी इस देश में किसानों की समस्या हल हो पाएगी। ये सोच थी किसकी? चारू मजूमदार की। चारू मजूमदार ने बहुत सारे आंदोलन करना स्टार्ट किए। चारू मजूमदार ने इतना सत्याग्रह किया, जैसे गांधी जी ने आपने देखा होगा बहुत सारा आंदोलन किया था, बिल्कुल उसी तरीके से बहुत सारे आंदोलन चारू मजूमदार ने भी किए और उसका रिजल्ट भी मिला। रिजल्ट इसका ये मिला कि इसके बाद आपने पढ़ा होगा आगे चल करके, अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं या कहीं भी आपने थोड़ा बहुत अगर रुचि रखते हो, इंटरेस्टेड अगर आप रहते हैं, तो आपने पढ़ा होगा ब्रिटिश सरकार ने हार मान करके पहले पहले नियम ये था कि किसान को खाली 1/3 ही अपना फसल मिलता था, बाकी 2/3 अलग हो जाता था। जमींदार ले लेते थे, अंग्रेज ले लेते थे, इन सब लोगों में बढ़ जाता था। लेकिन जब चारू मजूमदार ने आंदोलन किया, पूरे तरीके से बिल्कुल दंगा मचा दिया, हर तरफ दंगे होने लगे, हर तरफ किसानों ने आंदोलन कर दिया, तो अंग्रेजों ने मजबूर होकर के कहा कि किसानों के लिए फसल का 2/3 भाग मिलेगा। तो ये पहली जीत किसकी हुई? चारू मजूमदार की। चारू मजूमदार की जब पहली जीत हुई तो इससे जाहिर सी बात है कि चारू मजूमदार को कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, मैं भी कुछ कर सकता हूँ, मैं भी अगर आंदोलन करूँ, मैं भी अगर लड़ूँ, तो मैं किसानों को उनका हक दिलवा सकता हूँ। और वो पहला हक दिलवा भी दिया था। अब किसानों को 2/3 भाग मिल रहा था, अच्छी बात थी ये। 1/3 से बढ़कर कितना भाग हो गया? 2/3 भाग हो गया। तो ये तो अच्छी बात थी, बिल्कुल सही बात थी, ये हो गया। ये सब करते करते, अच्छा अभी तक देखिए देश हमारा आज़ाद नहीं हुआ था, अभी तक हमारा देश अंग्रेजों के अंडर में ही चल रहा था। लेकिन इतना होते होते एक समय आया 1947 का। 1947 का समय आपको पता होगा, ये वो सन था जिस सन में हमारा भारत देश आज़ाद हुआ, और भारत देश के आज़ाद होने के साथ साथ पाकिस्तान भी अलग हो गया। चारू मजूमदार को लग रहा था कि जैसे ही भारत सरकार बनेगी, भारत के अंदर खुद की सरकार आएगी, किसानों के रातों रात दिन बदल जाएंगे। रातों रात दिन बदल जाने का मतलब ये है कि चारू मजूमदार को ये लग रहा था कि ये सारी परेशानी का जड़ सिर्फ अंग्रेज हैं। अंग्रेज जैसे जाएंगे, तुरंत भारत सरकार सारे किसानों के सारे समस्याओं का हल कर देगी। लेकिन आप खुद समझते हैं कि देखिए जब भारत देश आज़ाद हुआ, तो उस समय भारत के अंदर पूरा गांव ही गांव था। आप जहां रहते हो सकता है आज से 10 साल पहले वहां गांव रहा हो। ये तो डेवलपमेंट तो 15-20 सालों के अंदर सब कुछ हुआ है, उससे पहले तो पूरा इलाका आप देखते होंगे गांव का गांव रहा होगा। तो चारू मजूमदार को लग रहा था कि जैसे सरकार बनेगी, सरकार के बनते ही तुरंत किसानों के सारे दुख खत्म हो जाएंगे, टैक्स माफ कर दिया जाएगा, सब किसानों को उनकी जमीन मिल जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन आप समझिए कि जमीनी स्तर पे इतना आसान काम नहीं है कि सरकार रातों रात बनते ही तुरंत हम लोग सब कुछ कर दें, क्योंकि उस समय बहुत सारे और केस चल रहे थे। आपको पता है भारत पाकिस्तान का उस समय प्रॉब्लम खत्म नहीं हुआ था, बहुत सारी समस्याएं चल रही थी 47 के अंदर, क्योंकि कश्मीर को लेकर के परेशानी थी। तो सरकार पूरी तरीके से इन सब चीज़ों पे बिजी थी, और चारू मजूमदार को लगा कि भारत सरकार वही काम कर रही है जो जो काम अंग्रेज कर रहे थे। चारू मजूमदार को लगा कि अंग्रेजों में और भारत सरकार में कोई फर्क नहीं है, ये भी किसानों का शोषण कर रही थी और भारत सरकार भी किसानों का शोषण कर रही है। तो अब चारू मजूमदार ने भारत सरकार का विरोध करना शुरू कर दिया और भारत सरकार के खिलाफ आंदोलन करना शुरू किया। भारत सरकार ने मजबूर होकर के चारू को जेल में भेज दिया। जेल में भेजा, बहुत ज़्यादा इनके कुछ प्रॉब्लम नहीं किया गया, खाली इनको जेल भेजकर समझाया गया कि आप समझिए कि देश अभी किस कंडीशन में है, तुरंत इतनी आसानी से सबकी समस्या का हल हम नहीं कर सकते हैं, धीरे धीरे हम किसानों का भला करेंगे। लेकिन चारू मजूमदार कहाँ समझने वाले थे, उनको तो सब कुछ तुरंत चाहिए था कि अब देश आज़ाद हो गया है, देश आज़ाद होने का मतलब है किसानों का भला होना चाहिए। लेकिन आप जानते हो ये पॉसिबल नहीं था, इनको कुछ दिन के लिए जेल में रखा गया। किसको? चारू मजूमदार को।
इसी जेल के अंदर एक ऐसा कांड हुआ जिसके कारण ये पूरा नक्सलवाद फैला। वो कांड क्या था? चारू मजूमदार से इसी जेल में कानू सान्याल से मुलाकात हुई। अब ये नया एक इंसान आ गया है, कानू सान्याल। कानू सान्याल जेल में कुछ मामलों में बंद था जेल के अंदर, और इसकी विचारधारा, जो इसका थिंकिंग था, सोचने थिंकिंग प्रोसेस था, वो पूरा मैच करता था चारू से। मतलब चारू मजूमदार जिस तरह सोचते थे, समझते थे, बिल्कुल उसी सोच का एक और इंसान था, कानू सान्याल। और अब ये एक से दो हो चुके थे। मतलब अब इस आंदोलन में मजूमदार अकेला नहीं था, बल्कि इस आंदोलन में कानू सान्याल भी इसका साथ देने के लिए आ गया था, और ये दोनों बहुत मजबूती से आगे बढ़े। कुछ दिन में ये दोनों आज़ाद कर दिए गए, क्योंकि सरकार को लगा कि अब आगे ऐसा कुछ नहीं करेंगे, इनको डांट पीट करके हमने समझा दिया है, अब ये आगे से आराम से रहेंगे और देश को सपोर्ट करेंगे। लेकिन ये लोग कहाँ सुधरने वाले थे? जैसे बाहर निकले, इन लोगों ने और तेज कर दिया। इन्होंने क्या किया? सबसे पहले जमींदारों के ऊपर और पुलिस के ऊपर कंट्रोल करना शुरू किया। इनको लगा कि देखिए, जमींदार को सबसे पहले खत्म करना बहुत जरूरी है। जब तक देश के अंदर जमींदार रहेंगे तब तक किसानों का भला नहीं हो सकता है, और जमींदार को हम मारने जाएंगे तो हमें मारने के लिए पुलिस आएगी। इसलिए हमें पुलिस को और जमींदार, इन दोनों को खत्म करना पड़ेगा। हुआ क्या? अब देखिए, धीरे धीरे लोग जान चुके थे, जो किसान थे, किसानों को ये बात समझ में आ गई थी कि हमारा भला करने वाला खाली एक व्यक्ति है, वो चारू मजूमदार है। क्योंकि चारू मजूमदार किसानों का भला चाह रहा था। अब इसके लिए वो जो कर रहा था वो गलत या सही है, आप डिसाइड करिए कि क्या कर रहा था। लेकिन किसानों को लगा कि हमारा भला करने वाला चारू मजूमदार है, या तो कानू सान्याल है, जो हमारे बारे में सोच रहा है। तो अब होता क्या था, और जमींदार को पता था कि हमारा सबसे बड़े दुश्मन भी चारू मजूमदार और कानू सान्याल हैं। इसलिए जमींदार बहुत डर डर कर रहना शुरू कर दिए थे। वो दोनों बहुत डरते थे इनसे, कि कहीं ऐसा ना होने पाए कि हमारे सामने चारू मजूमदार आ जाए और हमारी हत्या कर दे। अब हुआ क्या? इस डर का फायदा किसानों ने उठाया। जैसे किसी किसान की जमीन कोई जमींदार छीनता था या कोई कब्जा करता था, तुरंत ये किसान दौड़कर भागकर किसके पास जाते थे? कानू सान्याल के पास या चारू मजूमदार के पास, और बताते थे कि मेरी जमीन इस जमींदार ने छीन लिया है। आप सोचिए, जो इंसान इतना पागल है किसानों के लिए, जो किसानों के भला करने के लिए इतना बौखलाया हुआ है, आप सोचिए अगर उसको कोई जाकर के बोलेगा कि मेरी जमीन किसी जमींदार ने छीन लिया है, तो वो क्या करेगा? जाहिर सी बात है, वो हत्या कर देगा। कानू सान्याल ने 2-3 बार, जैसे कोई उसके पास कंप्लेन लेकर आता था कि मेरी ज़मीन छीन ली गई है, कब्जा कर ली गई है, तुरंत कानू सान्याल हत्या करने के लिए निकल लेता था। कई बार पुलिस की वजह से या किसी और हेल्प से जमींदार बच जाते थे। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि बिल्कुल ठान लिया कानू सान्याल ने कि अब जो भी व्यक्ति किसी किसान का ज़मीन हड़पेगा, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो जमींदार हो, मैं उसकी हत्या कर दूंगा। और अब वो मौका आ गया था जब उसकी ताकतें बढ़ रही थी, क्योंकि धीरे-धीरे करके कानू सान्याल और चारू मजूमदार ने एक पूरे इलाके के ऊपर, जो कि पश्चिम बंगाल का इलाका था, पूरा कब्जा कर लिया था। इतना भयंकर कब्जा कर लिया था कि उस गाँव के अंदर इनकी सरकारें चलती थी। मतलब वहाँ पे कोई सरकार नहीं होती थी, वहाँ पर कोई पुलिस नहीं होती थी, पुलिस डरती थी वहाँ जाते हुए। और वहीं पर एक किसान का कुछ ज़मीन किसी एक जमींदार ने हड़प लिया, और ये बात जैसे ही कानू सान्याल को पता चली, तो कानू सान्याल ने एक और इंसान यहाँ पे एंट्री करता है, जंगल सांथाल। जंगल सांथाल नाम के आदमी को भेजा मर्डर करने के लिए, मारने के लिए। किसको मारने के लिए? उस जमींदार को मारने के लिए जिस जमींदार ने किसान की ज़मीन हड़पी थी। तो जंगल सांथाल भी एक इंसान यहाँ पे आ गया। अब ये इंसान 3 हो चुके हैं, चारू मजूमदार, दूसरा कानू सान्याल और तीसरा जंगल सांथाल। इन तीनों लोगों ने मिल करके पूरा प्लान किया, और जंगल सांथाल ने जा करके जमींदार की हत्या कर दी। जैसे ही जमींदार की हत्या की, सरकार पूरी तरह से बौखला गई, चौंक गई कि मतलब अब इस लेवल तक हमारे ये लोग आ चुके हैं, जो लोगों की हत्या भी कर सकते हैं किसानों का भला करने के लिए। अब जैसे ये 3 लोग हुए, तो उस समय के बहुत से नौजवान लोग थे जो इनको देख के लग रहा, इनको अपना हीरो मानने लगे कि चारू मजूमदार, कानू सान्याल या जंगल सांथाल तो हमारे हीरो हैं। बहुत से यंगस्टर होते हैं जो इन लोगों को देख करके अपना हीरो बना लेते हैं। जैसे कोई नई मूवी आती है और कोई नई मूवी खूब मारपीट कर रहा है, खूब अच्छे से एक्शन दिखा रहा है, तो नए नए यंगस्टर क्या करते हैं, उन हीरो को अपना अपना आइडियल बना लेते हैं कि जैसे वो मर्डर कर रहा है वैसे मैं भी मर्डर करूंगा, जैसे वो एक्शन दिखा रहा है मैं भी एक्शन दिखाऊंगा। तो कुछ लोग इनसे बहुत मोटिवेटेड हुए और मोटिवेट होकर इनकी टीम में आने लगे। अब ये टीम बड़ी होने लगी। इस टीम के अंदर बहुत सारे मेल और बहुत सारे फीमेल, यानी पुरुष और महिला दोनों इसके अंदर एंट्री करने लगे। बहुत सारी महिलाएं भी इसमें आने लगी। पहली बार चारू मजूमदार ने, कानू सान्याल ने मिल करके महिला सेनापति बनाया शांति को। एक लड़की थी, शांति नाम था, वो शांति भी इनकी टीम में शामिल हो गई, क्योंकि वो भी किसानों के प्रति आवाज़ उठा रही थी। अब इनकी टीम बहुत बड़ी बन चुकी थी, और इन लोगों को नक्सलवादी बोला जाने लगा, क्योंकि नक्सलवाद का मतलब हुआ ये लोग नक्सलवादी हैं। पूरे तरीके से
क्योंकि ये नक्सल गांव से था इसलिए इसका नाम पड़ गया नक्सलवादी, नक्सल से आया हुआ है नक्सलवादी। तो ये लोग नक्सलवादी कहने लगे। महिला सेनापति पहली बनाई गई शांति। अब हुआ क्या, एक बार एक पुलिस की, महिला पुलिस थी, क्योंकि इसको पकड़ने आ रही थी शांति को, क्योंकि पुलिस जान चुकी थी कि एक महिला सेनापति हो गई। सेनापति मतलब जो इनका हेड होता है, जो इन्होंने हेड बनाया शांति को, तो भाई पुलिस लेडीज को पकड़ने के लिए लेडीज पुलिस जाएगी। तो शांति को पकड़ने के लिए एक महिला पुलिस उनके गांव में घुसी। जैसे ही शांति को ये बात पता चली कि गांव में एक महिला पुलिस आ रही है इनको पकड़ने के लिए, शांति ने तुरंत गोली चलवा दिया, और गोली चलवाते ही ये महिला पुलिस मर गई, हत्या हो गई इसकी, महिला पुलिस की। जैसे पुलिस को, सरकार को ये बात पता चली कि एक पुलिस की हत्या कर दी गई है नक्सलवादियों के द्वारा, तुरंत अगले दिन पुलिस ने पूरी फोर्स भेजी, और फोर्स को भेजते ही पुलिस ने अगले दिन 11 नक्सलवादियों को मार दिया। मतलब सोचिए, पहले एक की हत्या किसने किया था, जंगल सांथाल ने करवाई, जमींदार की। इसके बदले फिर महिला पुलिस शांति को पकड़ने जा रही थी, शांति ने इस महिला की हत्या करा दी। इसके बाद पुलिस ने अगले दिन एक्शन दिखाते हुए 11 नक्सलवादियों को मार डाला। इसके बाद ये सब चलता रहा, जमींदार बच के भागते रहे, पुलिस भी कंट्रोल करने की कोशिश करती रही, लेकिन इनका दबदबा बढ़ता रहा। इसी बीच में 1972 का समय वो समय था जब हमारे देश में इंदिरा गांधी की सरकार चल रही थी। आपको पता है कि इंदिरा गांधी कितना तेज एक्शन लेती थी, और इंदिरा गांधी की नज़र से शायद ही कोई बच पाया हो जो उनकी नज़र से बच पाए। इंदिरा गांधी के समय में चारू मजूमदार को गिरफ्तार कर लिया गया, और चारू मजूमदार को गिरफ्तार करके 3rd डिग्री दर्दनाक मौत दिया गया। दर्दनाक मौत का बेटा मतलब ये है कि पुलिस ने इसको बहुत बुरी तरीके से बेरहमी से मारा। इसको 3rd डिग्री, 4th डिग्री, 5 डिग्री, जो भी आप कह सकते हैं, वो डिग्री इसको दिया गया। उस तरीके से, बुरे तरीके से मारा गया। अंतिम समय में कह रहे हैं कि ये पछता भी रहा था कि मैंने जो किया वो गलत था, मेरा उद्देश्य सही था, लेकिन मैंने जो रास्ता अपनाया वो रास्ता गलत था, मुझे इस तरीके से किसी किसान का भला नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब वो समय बीत चुका था जब वो बच पाता। पुलिस ने बहुत बुरे तरीके से इस पर मारपीट की, बहुत बुरे तरीके से इसको दंड मिला, और 13-14 दिन के बाद इसकी दर्दनाक मौत हो गई, चारू मजूमदार की। चारू मजूमदार की 1972 में मौत हुई। ये आप जानते हो इंदिरा गांधी का समय था। इसी करीब 9-10 साल के बाद जंगल सांथाल की मौत हो गई। जंगल सांथाल अपने अंतिम समय में बहुत गरीब हो गया था, क्योंकि बच बच के रह रहा था, पुलिस इसको ढूंढ रही थी, इसलिए छुप के रह रहा था। ये शराबी बन गया था, शराब पीने लगा था, बहुत ज़्यादा नशा करने लगा था, खाने पीने के लिए इसके पास पैसे नहीं थे, और बहुत बुरे तरीके से, बुरी स्थिति के अंदर जंगल सांथाल की मौत हो गई। क्योंकि बेटा, कोई भी आप काम करोगे, अगर प्रक्रिया गलत है तो अंत भी बुरा ही होता है। इन दोनों की मौत हो गई, और इन दोनों की मौत के बाद, जंगल सांथाल की मौत के बाद, नक्सलवाद कमज़ोर पड़ गया। नक्सलवाद यानी कि अब जो ये पूरा टीम चल रहा था, काम चल रहा था, ये काम कमज़ोर, अब जो लोग इसके अंदर से बिखर गए, सब दोबारा यहाँ से भागने लगे, क्योंकि समझ चुके थे कि अब सरकार बहुत टाइट हो चुकी है, और हम इस तरीके से लोगों को पकड़ नहीं सकते हैं। इसी के कुछ साल के बाद 2010 में, आज से 14 साल पहले, कानू सान्याल, जो कि बहुत बूढ़ा हो चुका था, बुजुर्ग हो गया था, कानू सान्याल ने आत्महत्या कर ली। कहीं ना कहीं इसको भी अपने पूरे कांड का पश्चाताप रहा होगा, और इसी पश्चाताप को देखते हुए इसने, कानू सान्याल ने आत्महत्या कर ली। चूँकि बहुत बुजुर्ग हो चुका था, बूढ़ा हो चुका था, लेकिन फिर भी ये अपनी बाकी बची ज़िंदगी को जीना नहीं चाहता था, और अंत समय में अपने आप को इसने फांसी लगा करके अपनी हत्या कर ली। तो इस तरीके से बेटा, पूरे तरीके से ये नक्सलवाद था। आपके मन में अब ये आता है कि आखिर ये लोग मर गए, तो हम लोग तो डेली सुनते हैं, कुछ दिन पहले सुने थे कि नक्सलवादी आज भी चल रहे हैं, नक्सलवादी कल भी थे, नक्सलवादी आज भी है, तो आखिर ये नक्सलवादी कौन है? तो बेटा, ये नक्सलवाद का जो विचारधारा था वो अलग था, आपने देखा। आज का जो नक्सलवाद है, उसका खाली मामला सिर्फ और सिर्फ उसका मामला लूटने का है। वो, उसका उद्देश्य भला करना नहीं है, वो सिर्फ राज करना चाहते हैं, वो किसी इलाके पे कब्जा करना चाहते हैं। तो आज का नक्सलवाद इस नक्सलवाद से बिल्कुल अलग है, लेकिन उत्पत्ति यहीं से हुई। बस वो सिर्फ इसका नाम यूज़ करके इसकी आड़ में ये बोल रहे हैं कि मैं भला करना चाहता हूँ दुनिया का, लेकिन वास्तव में वो किसी दुनिया का भला नहीं करना चाहते हैं, वो अपना भला करना चाहते हैं। वो बंदूक की नोक पे, गाँव पे, शहर पे, राज्य पे कब्जा करना चाहते हैं। तो आज का नक्सलवाद इस नक्सलवाद से बहुत अलग है। तो अगर कोई बोलता है कि नक्सलवाद बहुत अच्छा होता है, तो बेटा, नक्सलवाद कभी अच्छा नहीं होता है, उसका उद्देश्य गलत था, ये भी गलत था, और जो आज के टाइम पे जो नक्सलवादी लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, जिस तरह से कब्जा कर रहे हैं, वो भी गलत है। तो नक्सलवाद का उद्देश्य आज के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ हमला करना, कब्जा करना, लूटना ही रह गया है। आतंकवादी, आप समझते हैं, भारत देश के अंदर हिंदू राष्ट्र है, तो यहाँ पे दूसरे धर्मों के लोग एक हिंदू राष्ट्र की तरफ हमला करते हैं, हिंदुओं को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं, भारत के प्रॉस्पेक्ट में आपको बताना चाहते हैं। इसके साथ साथ आप जानते हैं कि अदर देशों के अंदर भी आतंकवादी हमले होते रहते हैं, जहाँ पे आतंकवादी हमलों का मतलब सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पे हमला करना होता है। इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं होता है, जबकि आतंकवादियों का सीधा लेना देना, आतंकवाद का सीधा लेना देना सिर्फ और सिर्फ धर्म से होता है।
एक धर्म का व्यक्ति दूसरे अन्य धर्मों को नुकसान पहुंचाने के लिए ये काम करता है। ठीक है, तो बेटा मैं समझता हूँ कि बहुत ही कम शब्दों में मैंने आपको ढंग से समझा दिया है। अब और डिटेल में चलेंगे तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। गर्मी का समय चल रहा है, बहुत भयंकर गर्मी है, फिर भी मुझे लगा कि इस तरह का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे बनाना चाहिए। अगर कहीं भी कोई डाउट है, कहीं कोई प्रॉब्लम है, तो बेटा कमेंट करना, मैं उसको रिपीट करूँगा, मैं समझाऊँगा या पिन करके आपको उसके बारे में कुछ और बताऊँगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा और आगे आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहेंगी। ओके, बाय।